24 में स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खास खबर। आज हम एक ऐसी दास्तां आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यह यकीन हो जाएगा कि भगवान है, लेकिन आपको यह भी अनुभव हो जाएगा कि जिस भगवान ने जान बचाई वह हर बार नहीं बचा पाएगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यह बात चरितार्थ होती है इस युवक पर, लेकिन कब तक इनकी जान बची रहेगी यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि गोली मारने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अपने आप को मौत के दरवाजे से वापस लाने वाला यह युवक आज भी अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। देखिए इस शख्स को जिसने बंदूक की 6 गोलियां अपने शरीर पर खाई हैं। क्यों खाई हैं, किसने मारी है, यह सारी बात पुलिस ने पड़ताल में जांच कर ली है। इन सब के बावजूद भी यह युवक आज स्वस्थ और जिंदा है। इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे, लेकिन क्या यह चमत्कार पुनः इस युवक की जान बचाने में काम आएगा? तो जवाब यही होगा कि नहीं, क्योंकि चमत्कार बार बार नहीं होते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों सीवान पुलिस प्रशासन इस मामले में आज तक चुप्पी साधे हुए है। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को गिरफ्तार कर रही जिसने इस व्यक्ति को गोलियां से छलनी कर दिया। आज भी इसके शरीर में एक गोली अटकी हुई है और लॉकडाउन के बाद पटना के डॉक्टरों ने उसे निकालने की बात कही है। इस सब के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस व्यक्ति को किसी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा और न ही उन अपराधियों को गिरफ्तार कर रहा है जिन लोगों ने इस युवक को मारने की कोशिश की थी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अमरजीत सिंह अपने रसीद चक के पास स्थित अपने कार्यालय में प्रतिदिन की तरह 20 मार्च को भी पहुंचे। कार्यालय पहुंचने के बाद आम दिनों की तरह अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी 5 की संख्या में अज्ञात अपराधी आते हैं और पहले अमरजीत सिंह को प्रणाम करते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां अमरजीत के ऊपर चला देते हैं, जिसमें 6 गोली अमरजीत के शरीर में लगती है। उसके बाद अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिवान एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, नगर थाना और हुसैनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचती। गोली लगने के बाद बुरी तरह घायल अमरजीत को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति देखते हुए पटना रेफर कर दिया जाता है। लेकिन परिवार के लोग उन्हें गोरखपुर ले जाकर इलाज कराते हैं, जहां जिंदगी और मौत की जंग में मौत को पराजित कर अमरजीत सिंह 6 गोलियां लगने के बाद से बच जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम 20 मार्च के गोली लगने और इसके बाद का है। अब मामला ये है कि 6 गोली मारने वाले अपराधी कौन थे, उन्होंने अमरजीत सिंह को क्यों गोली मारी। ये 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। न ही पुलिस ने घटना में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर सकी और न ही इस मामले का उद्भेदन, जिसके बाद पीड़ित अमरजीत सिंह काफी डरे हुए हैं कि उन पर कभी भी फिर जानलेवा हमला हो सकता है। अमरजीत सिंह ने बताया कि इतने समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस आखिर अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर सकी। इससे डरे सहमे अमरजीत ने सूबे के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी, सारण के डीआईजी, सीवान के एसपी समेत कई वरीय अधिकारियों से इस मामले को अवगत कराने और अपने सुरक्षा कराने की गुहार लगाई, लेकिन किसी की तरफ से कोई उन्हें जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि इतना होने के बाद भी कोरोना जैसी आपदा में अमरजीत सिंह ने पीएम राहत कोष में दान दिया। अमरजीत सिंह बताते हैं कि मेरे ऊपर कहीं भी किसी भी थाने में एक भी केस नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? सवाल उठता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब एक सामाजिक व्यक्ति जो 6 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा होकर न्याय के लिए दर दर भटकता है, आखिर पुलिस उसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही? सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की सरकार को ढोल पीटते रहे हैं। आखिर कहाँ है उनकी ये सुशासन, जहाँ एक सामाजिक व्यक्ति को अपनी जान का खतरा है? बार बार आवेदन देने के बाद भी कोई उचित कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही? जी बताइए, क्या कहेंगे आप? मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार प्रशासन से और सीवान प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 20/3 को मेरे ऊपर हमला हुआ। 5 अपराधियों द्वारा मुझे 6 गोली मारी गई थी, जिसमें से 1 गोली अभी भी मेरे शरीर के अंदर है।
लेकिन सिवान प्रशासन ये कुछ भी नहीं सुन रहा है, हमारी एक भी बात सुने, ना हमारा हेल्प कर रहा है। अभी तक किसी भी अपराधी का ना शिनाख्त हुआ है, ना अरेस्ट हुआ है, जबकि सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी वीडियो है, पुलिस लेके गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारे केस के आईओ हैं पंकज कुमार, उनसे फ़ोन कीजिए तो वो सही से बात, या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे या तो सही से बात नहीं करते हैं। उनका एक ही है, हम कर रहे हैं। 1 महीना 5 दिन के बाद में सुपरविजन होता है, डीएसपी सर आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारा हेल्प कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारा हेल्प कीजिए, आप पहचानिए। अगर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, अगर हम पहचान रहे हैं तो फिर हमें प्रशासन की क्या ज़रूरत है। इस सबसे तंग आकर हमने एसपी साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, उन्होंने हमारा ना फ़ोन उठाया ना हमसे मिले। कई बार उनको व्हाट्सअप किया हूँ, उसका रिप्लाई नहीं दिया है। फिर हम डीजीपी सर को फ़ोन किए हैं, मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं, मेल किए हैं, लेटर भेजे हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं। उसके बाद में हमने बिहार के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है, उसका भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हमें अभी डर है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला हो सकता है। लेकिन सिवान प्रशासन, हमारे घर के लोग गए भी थे एसपी साहब से मिलने के लिए, तो उनसे मिलने नहीं दिया गया। ऊपर से पंकज कुमार कह रहे हैं कि वो लोग एसपी के पास गए हैं तो वो लोग अरेस्ट हो सकते हैं। उल्टा हम लोगों को ही धमकी दिया जाता है कि वो लोग एसपी से मिलने गए हैं तो अरेस्ट हो जाएंगे। वो लोग क्यों गए लॉकडाउन में? हम लोग लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। मुझे गोली लगा था, फिर भी मतलब हम लोगों ने प्रधानमंत्री पीएम कोष में 11,000 रुपये डोनेशन भी दिया था। सब चीज़ करने के बाद हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस केस को देखा जाए। हमें अगर इसके बाद भी अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेवार सीवान प्रशासन होगी और बिहार प्रशासन होगी। हम यही कहना चाहते हैं सीवान प्रशासन। क्या लगता है कि जिला प्रशासन इस मामले में लापरवाही कर रहा है? बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। अब इतना हम आपको बता रहे हैं कि एसपी साहब बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं पिक करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, डीजीपी साहब कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं। गोपालगंज में वो आते हैं, लेकिन उसके पहले की मेरी घटना है, लेकिन सिवान में आकर वो जाँच नहीं करते हैं। सीएम साहब के पास हमने मेल किया है, लेटर लिखा है, उसका भी कोई भी जवाब नहीं आया है। न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा। हर जगह में, मतलब सिवान के हर ऑफिसर के पास मैं गया हूँ, लेटर भेजा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है इस चीज़ को। डर है कि कहीं भी डर है। और एक चीज़ और भी है, हम नहीं जानते हैं कि हमारे ऊपर क्यों हमला हुआ है। हम इस चीज़ अभी डार्क में है कि क्यों हमला हुआ है। लेकिन हम बीजेपी के सदस्य भी हैं, कार्यकर्ता हैं, एनआरसी और सीए के सपोर्टर भी थे, लेकिन हमने ये चीज़ भी बताया था पुलिस को, प्रशासन को, लेकिन ये चीज़ कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अब जब तक हम, अगर सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, मैंने हमारे केस के आईओ है पंकज कुमार से ये बात किया था कि अगर सीसीटीवी फुटेज है, फोटो साफ है, तो उनको आधार से स्कैनिंग कराया जाए या मतलब वोटर आईडी कार्ड से स्कैनिंग कराया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास सुविधा ही नहीं है। तो यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री जो है वो संसद में झूठ बोलते हैं कि दिल्ली दंगा में हम लोग आधार से स्कैनिंग करा के ही हम लोग दंगाइयों को पकड़ते हैं। तो जब दिल्ली में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हम बिहार के नागरिक नहीं है, हम टैक्स नहीं भरते हैं, हम टैक्स पेयर हैं। जब हमारे साथ एक ऐसा हो रहा है, हम एक कंपनी के ऑनर है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आम पब्लिक के साथ कैसा हो सकता है? क्या मांग करेंगे? हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हमारा एसआईटी गठित क्यों नहीं हुआ? जब दो थाना क्षेत्र में ये आता है हमारा ऑफिस, तो एसआईटी गठित क्यों नहीं हुआ है? रेलवे स्टेशन क्यों नहीं चेक हुआ? आज तक फोन का लोकेशन नहीं पता लगा पाई पुलिस की, यहाँ पे रसीद चेक मोड़ पे कौन कौन सा फोन एक्टिव था। सीसीटीवी फुटेज उसी दिन पुलिस ले गई है। 20 तारीख को ये हादसा हुआ है, 25 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उस बीच में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरजीत कुमार सिंह है। मैं सिवान ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का ऑनर हूँ, डायरेक्टर हूँ।